हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर 360 मार्क्स इन बायोलॉजी। आप लोग जो नीट देने जा रहे हैं 13 सितंबर को, उस 13 सितंबर में आप कैसे पढ़ाई करें, क्या आपका स्टाइल हो पढ़ने का, बचे हुए दिनों में क्या क्या चीज़ आप पढ़ें, क्या क्या करें और क्या ना करें जिसकी वजह से आपका 360 मार्क्स बायोलॉजी में कैरी हो। ठीक है, तो मैं आपसे अगर बात करूं सबसे पहले कि बहुत सारे लोग कहते हैं हार्ड वर्क आपने पढ़ा या हार्ड वर्क किया है। बिल्कुल हार्ड वर्क ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। लेकिन ओनली हार्ड वर्क से आप किसी भी गोल को अचीव करना, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी जितना कि आप सिर्फ हार्ड वर्क करें तब जा करके। ठीक है ना, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको ज़रूरी है स्मार्ट वर्क की भी। ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर हार्ड वर्क से अगर सिर्फ गोल और आपका सक्सेस अचीव होता आपको, तो मेरे ख्याल से कि एक रिक्शा चलाने वाला हो या कोई लेबर है जो 9 से 5 ईंट ढोता है, उससे आपसे ज़्यादा ना वो हार्ड वर्क कर रहा है जी, तो उसको ज़्यादा सक्सेस मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, या जिन्होंने स्मार्ट वर्क किया उनको ज़्यादा, उनसे कंपेयर में अगर करें तो उन्होंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया, ज़्यादा कैलोरीज बर्न किए, तो उनको ज़्यादा सक्सेस मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो लाइफ में उनकी सक्सेस रेट जो है वो कम है एज कंपेयर टू स्मार्ट वर्क वाले के। तो हार्ड वर्क के साथ साथ ज़रूरी है आपको कि स्मार्ट वर्क इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट वर्क आपका क्या होना चाहिए। क्योंकि आपने हार्ड वर्क अब कर लिया है, जो ड्रॉपर स्टूडेंट थे या जो रेगुलर भी स्टूडेंट है जो इस बार नीट अपियर हो रहे हैं फर्स्ट टाइम, उन्होंने 2 साल में, या जो ड्रॉपर हैं वो इस पिछले साल में अपना पूरा हार्ड वर्क दे दिया है। अब उनको ज़रूरी है स्मार्ट वर्क की, तो उसी स्मार्ट वर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाई बायोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजी के वो 90 हैं, मतलब कि 50% बायोलॉजी क्या करता है, वेटेज को कैरी करता है। ठीक है ना, बचे हुए जो हैं 90 क्वेश्चंस, उसमें 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं और 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, ओके। तो अब इस बायोलॉजी से क्या फायदा है, बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, क्या रेशियो है कि एज कंपेयर टू फिजिक्स बच्चे ज़्यादा बायोलॉजी में स्कोर करते हैं या उन्हें बायोलॉजी से कम डर लगता है, फिजिक्स से ज़्यादा डर लगता है, क्या रीज़न है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो बायोलॉजी में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना, मैं सारे नहीं कह रहा हूँ, बहुत हद तक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से उठा करके क्वेश्चंस क्या दे दिए जाते हैं, बायोलॉजी में वो क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर। क्लियर, फिजिक्स की तरह बहुत बड़ा एक भौकाल बना हुआ कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत होगा आपको बायोलॉजी में। बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि बीटिंग ऑफ अ हार्ट 1 मिनट में कितना बार बीट कर रहा है आपका, तो अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर दिल पे हाथ रख के बैठिए। वैसे भी उस टाइम बहुत ज़्यादा दिल की स्पीड जो बीटिंग ऑफ अ रेट होगी हार्ट की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी। ठीक है ना, तो लेकिन फिजिक्स में क्या है कि हो सकता है आपने फॉर्मूला गलत लगाया हो सकता है आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दिया हो, दोबारा रीचेक करें, तिबारा करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके साथ बायोलॉजी में नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से होते हैं। ठीक है ना, तीसरी पॉइंट अगर मैं बात करूं तो सीधा एनसीईआरटी से उठा करके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। लास्ट ईयर 2018 के अगर हम क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करें तो एक रिसर्च के साथ मैं आपके पास लेकर के आया हूं बड़े अंदर की चीजों को कि क्या क्या चीजें 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नीट 2018 का अगर क्वेश्चन पेपर का हम एनालिसिस करें तो अगर देखेंगे आप क्लास 11 से पूछे हुए क्वेश्चन जो थे, क्लास 11 से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे बेटा जी, वो थे आपके कितने, 50 क्वेश्चंस किससे थे आपके, क्लास 11 से थे। क्लास 12 की अगर मैं बात करूं कि क्लास 12 से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, तो वो थे आपके कितने, 40। परसेंटाइल में अगर आप देखेंगे इसे तो 56%,
और ये आपका 44%। क्लियर? तो भाई साहब ऐसा है कि क्लास 11th भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th इंपॉर्टेंट है या क्लास 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आपको छोड़ के जाना है, ऐसा कोई टीचर कह ही नहीं सकता आपको, या कोई भी जो आपके मेंटर है वो आपको बता ही नहीं सकते कि आप ये टॉपिक छोड़ दो, ये चैप्टर छोड़ दो, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आने हैं, हर चैप्टर से वेटेज अलग अलग है, बायोडाइवर्सिटी के अलग है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलग है, सबके अलग अलग वेटेज हैं। उसके बारे में भी आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसका क्या वेटेज है। सो ठीक है। अब अगर उसके बाद अगर मैं इसमें देखूं कि जो 90 क्वेश्चन थे बायोलॉजी में, इसको मैंने 3 पोर्शन में बांटा है, ठीक है ना। 90 क्वेश्चन जो थे बायोलॉजी के, इसको मैंने क्या किया है, 3 पोर्शन में बांटा है। जिसमें अगर मैं बात करूं, 3 पोर्शन क्या है, इजी लेवल के क्वेश्चंस, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस। अगर आप इजी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा जी वो थे आपके 66 अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट भी क्या करता है, करके आ सकता है, ठीक है ना। 22 क्वेश्चंस जो थे बेटा जी वो थे आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। और 7 ऐसे क्वेश्चन थे जो थे बेटा जी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो दोनों चीजें यहां पर आपको खुशी की भी बात है और गम की भी बात है। खुशी की बात क्या भैया कि ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, डिफिकल्ट लेवल के सिर्फ 7 क्वेश्चन थे। और गम की बात आपके साथ क्या है कि इजी क्वेश्चन ज्यादा पूछते जा रहे हैं, जिससे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी करके आ रहा है, जिससे आपकी तैयारी कम अच्छी है वो भी इस क्वेश्चंस को करके आएगा। इससे क्या होगा भैया, कट ऑफ लेवल ऊपर जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगी, अब दिक्कत आएगी ये चीजें। अब दूसरा मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो अच्छे स्टूडेंट है वो भी करेंगे। अब जिनकी मेहनत बहुत अच्छी है वो क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस है डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, यही डिपेंड करेगा आपको कि भैया आपका दिल्ली वाला एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही 7 क्वेश्चन आपका डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, हार्डवर्क से हो जाएगा भाई। जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वो भी ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कर सकते थे, जस्ट वो नहीं कर पाए किसकी वजह से, कि उन्होंने हार्डवर्क तो किया लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं किया उन्होंने। क्लियर? तो आपको जरूरी है कि स्मार्ट वर्क करने के लिए आज के इस सेशन में मैं उसी पे खास तौर पे डिस्कस करूंगा कि स्मार्ट वर्क क्या है आपका और क्या स्मार्ट वर्क का तरीका रखें जिससे आप ये डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस करें और दिल्ली एम्स पाने की खासियत रखें। क्लियर? तो दिल्ली एम्स पाने के लिए भाई कोई भी नीट दे रहा है तो सबको शौक है भाई कि जो भी नीट एस्पिरेंट होंगे सबको ये होगा कि भाई हमें दिल्ली वाला एम्स ही चाहिए, या अगर अलीगढ़ के कोई हैं तो उन्हें बहुत कम जो होंगे उनको चाहिए होगा कि भाई एएमयू जेएनएमसी चाहिए हमें, ठीक है। तो इस डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए हाउ टू रीड एनसीईआरटी, देखिए आपने पूरा अपना एफर्ट लगा दिया अब तक, जितने आपके अंदर दम थी, कुव्वत थी। मैं देख रहा हूं बच्चों के अंदर, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों के डाउट आते हैं, बच्चे कई सारे सजेशन मांगते हैं, तो मैं देख रहा हूं कि वो काफी डरे हुए भी हैं। डर अच्छी चीज है, ठीक है ना, डरना भी चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। डर अच्छी चीज है, उसी से डर लगता है जिससे आपको खोने का डर होता है। डर किससे लगता है, किस बात का डर लगेगा, जिस चीज को आप खोने की आपको डर होगी उसी चीज का आपको डर लगेगा ना जी। तो खोना आप नहीं चाह रहे, मतलब डर है आपके अंदर, तो आपने हार्डवर्क पूरा दे दिया है। अब इस हार्डवर्क के अलावा आपको करना है स्मार्ट वर्क, जिससे ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो जाए। इजी क्वेश्चन तो आप करके आएंगे हमें पता है, ठीक है ना, लेकिन ये जो मीडियम क्वेश्चंस और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है ये जो सॉल्व होंगे ये आपके स्मार्ट वर्क से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क की कि स्मार्ट वर्क है क्या। देखिए अगर मैं बताऊं हाउ टू रीड एनसीईआरटी, कैसे एनसीईआरटी को आप पढ़ें, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि रीड एनसीईआरटी इन अ डबल डिजिट फॉर्म। बाप रे भाई, ये डबल डिजिट फॉर्म क्या है भाई? 10-10 बार आप एनसीईआरटी को पढ़ लें, बात खत्म, आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल गलत राय है ये, जो भी देते हैं बकवास राय है ये, ठीक है ना। मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि कभी भी डबल डिजिट में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। भाई 10 बार एनसीईआरटी पढ़ने का क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि पढ़ाई तो आंखों ने देखा, जबान ने बोला, पढ़ लिए, स्टडी हो गई। नहीं भाई, ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ना आपको ऐसे है कि आंखों ने देखा, जबान ने पढ़ा, बोला उस चीज को,
और ब्रेन ने उस चीज को, आपके दिमाग ने उस चीजों पे क्या किया, सोचा, जो भी चीजें पढ़ी आपने कुछ चीजें इंस्टॉल की उसमें। भाई आप भगवत गीता तो नहीं ना पढ़ रहे हो, आप कुरान शरीफ तो नहीं ना पढ़ रहे हो कि आप उसको बस रीड करते हुए चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, आप उसके मीनिंग को भी समझे। मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी वेल स्टेटमेंट है, वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है, ठीक है। अभी देखेंगे कि वेल एक्सप्लेन्ड के लिए क्या क्या चीज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो भी चीज एनसीईआरटी पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन उसको आप पढ़ो, ठीक है ना, और उससे जो भी चीजें आप पढ़ो, मतलब सिर्फ आंखों ने देखा और जबान ने बोला वैसा वाला पढ़ाई नहीं, मेमोरी में इंस्टॉल भी करो उस चीजों को, ठीक है। दूसरी चीज जो समरी है रहता है, समरी जरूर पढ़िएगा। कई सारे बच्चों से मैंने पूछा कि क्या आप समरी पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा सर समरी पढ़ने की क्या जरूरत है, जो चैप्टर में थ्योरी में दे रखा है वही समरी में दे रखा है। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अभी जाएं एनसीईआरटी उठाएं क्लास 12 की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की समरी को पढ़ें और थ्योरी आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो जो थ्योरी में पढ़ा है उससे बहुत सारी चीजें हट करके समरी में भी दे रखी है, तो समरी को भी जरूर पढ़ें, ठीक है ना। समरी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आते हैं। जितने भी एनसीईआरटी में चैप्टर हैं क्लास 11th और क्लास 12th के सारे समरी को आप क्या करें, स्टडी कर लें, क्लियर, और उसे खासतौर पे नोट बना करके उसे जहन में रखें, क्लियर। दूसरा क्या करें आप, जो भी फ्लो चार्ट दे रखा है उस फ्लो चार्ट के बारे में जरूर देखें। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो चार्ट दे रखा है, तो उसमें से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एफएचएस कब पीक होगा, क्या होगा, नहीं होगा, एलएच का क्या होगा, तो वो फ्लो चार्ट आपके जहन में होना चाहिए। आप 1 2 3 बार आप उसे खुद से कॉपी पे ट्राई कर लें और उसे मेमोरी में इंस्टॉल कर लें कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है या इस तरीके के और भी कई सारे फ्लो चार्ट है, जितने भी फ्लो चार्ट है सबको मेमोरी में इंस्टॉल करके जाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्मार्ट वर्क का क्या है कि जितने भी डायग्रामिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी डायग्राम हैं वो सारे डायग्राम आपको, लाइक अगर 2017 में अगर मैं बात करूं तो 2017 में रिस्पिरेटरी से एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो डायग्रामिक बेस्ड क्वेश्चन था। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि उस साइंटिस्ट का आप डीओबी को याद करें कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई उसको रटे पड़े, नहीं भाई, हिस्ट्री का आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको नीट का एग्जाम देना है। तो आप डीओबी को ना रटे, आप किस चीज़ों को याद करें बेटा जी, आप उसके कंट्रीब्यूशन को याद करें, ठीक है ना। उसको अगर कोई नोबेल प्राइज मिला है तो उस नोबेल प्राइज के बारे में जरूर, जितने भी साइंटिस्ट नोबेल अवार्डेड हैं उनके बारे में आपको एकदम जबान पे याद होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस जरूर बन सकते हैं और वो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये तरीका है आपको एनसीईआरटी पढ़ने का। अच्छा, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं आपसे तो लास्ट ईयर एनसीईआरटी रिवाइज हुई है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी जो रिवाइज हुई है तो उस एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो वो आपको जाएंगे कि इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा रिवाइज एनसीईआरटी, जो भी चीज़ अपडेट हुई है वो आपको मिल जाएगी। तो उससे कई सारे डायग्राम ऐड हुए हैं, कई सारे डायग्राम में लेबलिंग ऐड हुई है, तो उन सब चीज़ों को ज़रूर आप नए रिवाइज एनसीईआरटी से ज़रूर उस डायग्राम को और जो भी स्टेटमेंट उनका ऐड हुआ है उस स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ के जाएँ, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इंस्टॉल करके जाएँ, ठीक है ना। दूसरा आपको मैं बताऊं कि एनसीईआरटी का जहां पे चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पर अगर आप देखेंगे तो नए वाले एनसीईआरटी के चैप्टर में क्या दे रखा है भैया जी, वहां पर दे रखा है क्यूआर स्कैनिंग कोड का ऑप्शन। जैसे आप दूध लेने, बिस्किट लेने जाते हो और फोन पे आप करते हो, वैसे ही वहां पर क्या है कि कुछ इस तरीके का क्यूआर कोड लगा हुआ पड़ा है, ठीक है ना। तो भाई बहुत लोगों से मैंने पूछा कि आखिर ये क्यूआर कोड है क्या, तो कह रहे हैं पता नहीं सर, कुछ होगा क्यूआर कोड, ठीक है ना। तो ये क्यूआर कोड का क्या मीनिंग है मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। अपने स्मार्टफोन से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और स्कैन जैसे कीजिएगा तो वहां पे एक आपको लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे जब आप ओपन कीजिएगा तो एनसीईआरटी जो रेफरेंस कर रहा है बुक को, उस रेफरेंस बुक ओपन मिलेगी, आपको खुल करके मिलेगी। तो उस बुक को, रेफरेंस बुक को देखें कि एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई चीज़ दे रखा है उसमें अंडरलाइन बाकायदा होकर के दे रखा है तो उन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये एक अहम है, इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, ठीक है। तो ये तो आपका एनसीईआरटी को अभी रीड करने का हो गया कि रीड करें आप जो जो चीज़ें बता रखे, खासतौर पे किन चीज़ों को, आप किस चीज़ों को करें, डायग्रामिक बेस्ड क्वेश्चन जितने भी है, फ्लो चार्ट जितने भी है उन चीज़ों को आप डिस्कस करें, ठीक है ना। आप उसको एकदम बिल्कुल भेजे में बिठा लें, साइंटिस्ट जितने हैं उनके बारे में, और ये क्यूआर कोड जो स्कैन करके आप निकालेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दे रखे होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकायदा वो बोल्ड करके होगा, ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्म में, और वो बोल्ड होगा तो उस बोल्ड वाले जितने भी स्टेटमेंट होंगे उन सबको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई
अब जो लास्ट 10 से 12 दिन आपके बचे, इस 10 से 12 दिन में आप क्या कीजिएगा? बैठे रहिए घर पे, हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं भाई, इसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तब ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करके आप आ पाएंगे। तो आपको इस 10 दिन में, 12 दिन जो भी बचे आपके, 10 से 12 दिन, इस 10 से 12 दिन में एटलीस्ट 10 ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने हैं। 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का क्या तरीका रखेंगे भाई? कि उठा पेपर आज, चलो भाई आज पूरे दिन में एक पेपर सॉल्व कर लेंगे। बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन कर ले, उठे चाय बिस्किट कोल्ड ड्रिंक पीने चले गए, फिर आए, फिर जाकर के 25 क्वेश्चन किए, फिर फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री किया। 3 घंटे का पेपर आप 6 घंटे में दे रहे हो, ऐसा करना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप बाकायदा वो इन्वायरमेंट डेवलप कीजिए, वो प्रेशर फील कीजिए जो आप 13 सितंबर को फील करने वाले हैं। उस प्रेशर पे, उस इन्वायरमेंट को डेवलप कीजिए। मतलब ये कि ठीक आप 3 घंटे का एकदम बिल्कुल फ्रेश होकर के बैठे हैं, इवन वॉशरूम तक मैं कहता हूं कि जाने की जरूरत नहीं उस 3 घंटे में, क्योंकि आपका एक एक मिनट कीमती है। ठीक है, उस एक एक मिनट में आप क्या करें भैया? ठीक 3 घंटे का अलार्म लगा करके बैठे और 2 घंटे 45 मिनट में आप क्या करें? उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्लियर? समझ में आ रही बात है? चलिए जी। और इस बीच में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप जो इन्वायरमेंट आपको 13 सितंबर को मिलेगा नीट के दिन, ठीक वही इन्वायरमेंट, वही बिल्कुल आइसोलेट होकर के रूम बंद कर लो, अपना पढ़ाई शुरू। एग्जाम दे रहे हैं भाई, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे, कोई फोन, कोई मोबाइल, कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टाग्राम नहीं। ठीक है ना? होता है, पेपर दे रहे हैं घर पे, पता चला इंस्टाग्राम पे मैसेज बज गया, अब क्या किया आपने? अच्छा देख लेते हैं मैसेज किसका, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं ना। तो नहीं भैया, आपको वो भी नहीं करना, आपको 2 घंटे 45 मिनट में वो पेपर करके जाने हैं। कितने क्वेश्चन पेपर? एटलीस्ट 10 सेट। ठीक है ना? आपने किए होंगे, मुझे पता है कि आपने 32 ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व किए होंगे, जो भी मेहनती बच्चे, लेकिन ये इन्वायरमेंट क्रिएट करके नहीं किया होगा आपने। तो ये इन्वायरमेंट, ये प्रेशर, ये आप क्या कहते हैं, सिचुएशन क्रिएट करके आपको सॉल्व करना है, तब मजा आएगा आपको करने में। ठीक है ना? तो वहां पर आपको दिक्कतें नहीं आएगी नीट वाले दिन। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस नीट वाले दिन कैसे करें। ठीक है ना? किस पोर्शन को पहले सॉल्व करें, क्या करें। ठीक है, तो मैं बताऊं कि सबसे पहले आपको बायोलॉजी उठाना है। ठीक है ना? और बायोलॉजी के लिए आपको ये मान के चलना है कि 90 क्वेश्चंस को आप 40 to 45 मिनट में क्या करो, आप सॉल्व करो। क्लियर? 90 क्वेश्चन के लिए आप 40 to 45 मिनट, इससे ज्यादा आप टारगेट लेकर के ना चलो। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और एनसीईआरटी जितने भी बायोलॉजी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, लेंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे, एक बार में अगर हो रहे हैं तो हो रहे हैं, अदरवाइज उसे स्किप कीजिए, उसे सर्कल कीजिए, या कुछ भी आप अपना जो भी आप लगाते हो, स्टार लगा दो, कुछ भी लगा दो। नहीं हुआ है उस पर आप क्या करो, उसको वापस दोबारा आकर के जब आपके पास टाइम बचे तब आप उसको कीजिएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन टाइम किलिंग होंगे, आप 2-4 क्वेश्चंस के चक्कर में बाकी के क्वेश्चनों को छोड़ दोगे। ठीक है, ओके। दूसरा, उसके बाद आप केमिस्ट्री करें और देन फिजिक्स करें। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं आपको। ठीक है ना? नीट आप जाएंगे, पूरा एनवायरनमेंट, लाखों बच्चे होंगे आपके साथ, नीट एस्पिरेंट दे रहे होंगे नीट आपके साथ। ठीक है ना? तो उस दरमियान आपके क्लासरूम में अगर एक बड़ा सा हॉल है तो उसमें लगभग 35 से 40 या 50, 40 से 50 बच्चे बैठे होंगे। तो इस 40 से 50 बच्चों में आप भी एक हैं। ठीक है ना? आपने क्या किया भैया, आपने उठाया क्वेश्चन बायोलॉजी का करना शुरू किया। पता चला क्वेश्चन नंबर 1 में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। डिफिकल्ट के जो 7 क्वेश्चन थे वो आपके शुरू में ही मिल गए। ठीक है, शुरू में ही मिल गए। सेट फॉर एग्जांपल की सेट पी है अगर किसी का, तो सेट पी आप कर रहे हैं अगर, या एस कर रहे हैं आप, तो सेट एस वाले में आपको क्या मिल गया, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरुआत में ही मिल गया 7 क्वेश्चन। कोई बंदा अलग है जिसका सेट आप कहें तो वो क्या है, पी है, और उसके जो डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन है वो आपके कहां है, लास्ट में है, 90 के करीब है। तो आपने क्या देखा भैया, आपने उठाया गर्दन, आपके पहले क्वेश्चंस क्या सॉल्व नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा बेचैनी। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं हुआ, परेशानी बढ़ी। तीसरा क्वेश्चन किए, हो गया। चौथे क्वेश्चन में फिर फंस गए। अब भाई आपने क्लासरूम में गर्दन उठा करके देखा तो आपको पता चला कि अरे भाई सब तो अपना अपना क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोई ओमार फिल कर रहा है, कोई सॉल्व कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हो सकता है कि भाई वो फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहा हो सकता है कि वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहा हो। ठीक है ना? तो आपने उठाया गर्दन और देखा तो देखे कि चारों तरफ सब तो लगे पड़े, भाई मेरे से ही क्वेश्चंस नहीं हो रहे,
मतलब मैं हूं ही नहीं इस लायक, ऐसा नहीं है बेटा। ये याद रखिए कि जब वो भी सेट पी वाले भी जब उस लेवल पर पहुंचेंगे, लास्ट में आएंगे, तो उन्हें भी दिक्कत आएगी, वो भी फंसेंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसके लिए प्रेशर नहीं लेना है, जरा सा भी छोड़े उसको और आगे बढ़ें। उस पर फंसे नहीं रह जाना है कि नहीं आज इसको करके ही छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं, मांझी नहीं बनना है उस दिन, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं हुए फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और सबसे पहले कोशिश कीजिएगा बायोलॉजी करने की, ठीक है, ओके जी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि खासतौर पे क्या करें, आप बार बार ओएमआर शीट पे आप अपने हाथ ना रखें, ठीक है ना। होता है कुछ लोग, कई लोगों को टेंशन में या गर्मी की वजह से पसीना आने लगता है हाथों से, तो बार बार अगर ओएमआर शीट पे आप रख रहे हो, तो जब ओएमआर शीट स्कैन होगा तो उस वक्त आपका जो आंसर जो आपने गोला किया है वो कभी कभी क्या होता है, फेड कर जाता है, जिसकी वजह से स्कैनिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो वो निगलेक्ट कर देता है। वो आप करके भी आए हो तब भी अगर वो रीड नहीं कर पा रहे, भाई मैनुअल तो कॉपी चेक नहीं हो रही है, कंप्यूटराइज हो रही है, तो स्कैनिंग हो रही है, तो इस चक्कर में अगर कभी कभी कंप्यूटर अगर रीड नहीं कर पाया, सेंस तो उसको है नहीं भाई, रीड नहीं कर पाया, तो आपका आता हुआ क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज आप जरूर करके आइएगा कि उसे आप बार बार ओएमआर शीट पे हाथ ना रखें या ओएमआर शीट पे हाथ रख के क्वेश्चन को सॉल्व ना करते रहें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा बात बताऊं आपको अहम चीज कि बहुत सारे बच्चे होते आते हैं कहते हैं कि सर 90 में मैंने 88 कर दिया, 85 कर दिया, ऐसे करके आए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आए तो ठीक करके वो वहां क्वेश्चन पेपर में भी सही सॉल्व लगा रखा है, सही टिक लगा रखा है, और ओएमआर शीट फिल करते टाइम गलत फिल कर दिया। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया, आंसर बी था आपका, सॉल्व कर दिया, गोला लगा दिया। ऐसे आपने 20 से 25 क्वेश्चन या बायोलॉजी पूरा एक बार कर लिया, उसके बाद आपने लगाना शुरू किया। आपने 1 किया, 2 किया, 3 किया, चौथा क्वेश्चन आपका नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10 हो गए आपके। तो अगर आपका 1 2 3 चौथा क्वेश्चन आपका नहीं हुआ और 5वां हो चुका है, तो कभी कभी होता क्या है कि वो 5वां क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन पे क्या हो जाते हैं, सर्कल हो जाते हैं। तो नीचे के जितने आपके 10 क्वेश्चन 10 तक आप गए, वो सारे सीक्वेंस खराब, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिए, तो ये बहुत ही बाद में आपको बहुत अफसोस होगा कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, आंसर बी है भाई, बी पे टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, डी है आंसर, डी पे टिक कर दिया। ये करते हुए जाना, क्लियर। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर में आप जरूर टिक करके रखें भाई। कई सारे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन पेपर में टिक ही नहीं करते कि कौन क्वेश्चन हुआ कौन क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको कि कौन से क्वेश्चंस आपके हुए कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। आपको जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी लेकर के आपको उसको डिनोट करना है, वो डिनोट करके आप रखो कि जो क्वेश्चन आपके हो गए उसके अलग मार्किंग हो, जो क्वेश्चन नहीं हुए आपके वो अलग मार्किंग हो, क्लियर। अब लास्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप अपने सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अभी वायरल बहुत चल रहा है, इस वायरल में बहुत सारे लोगों को बुखार लग रहा है, किसी को क्या कहते हैं कि खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वायरल में अगर 2 से 3 दिन के लिए भी आप बीमार पड़ते हैं तो यकीन जानिए कि वो 2 से 3 दिन में वायरल जो है आपका एक तो मॉरल डाउन कर देगा, आप 2 से 3 दिन वाले वायरल में बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, और कमजोरी आपको इतनी होगी कि आप वो पूरा आपका 8 से 10 दिन खा जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें ना खाएं, कोई भी जंक फूड ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए, आइसक्रीम बिल्कुल ना खाएं, शिकंजी बिल्कुल ना पिए, इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। कोशिश करें फ्रिज का पानी ना पिए, बॉइल्ड वाटर पिए या आरओ का पानी पिए, सादा पानी पिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अपने सेहत का भी बहुत ख्याल रखें। अगर सेहत आपके 2 से 3 दिन के लिए भी खराब हुई तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपके जो ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ये ले डूबेंगे आपको, ठीक है ना, ये आप नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही डिफिकल्ट लेवल के या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है आपको अपने सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा आप सेहत को लेकर के अपने सिंसियर रहें, ठीक है ना। कोई भी इधर उधर की चीज़ें ना खाएं जिससे आपका सेहत क्या हो सके, ख़राब हो जाए, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, क्लियर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।